हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन। और इसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट रह गया था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रशेस आज हमें देखना है। तो देखिए, ब्रशेस का काम क्या होता है। तो ब्रशेस का काम होता है टू ब्रिंग द आर्मेचर टर्मिनल आउट। ब्रशेस आर यूज्ड टू ब्रिंग द आर्मेचर टर्मिनल आउट। आर्मेचर टर्मिनल को बाहर लाने का काम कौन करता है? ब्रश। देखिए, हमें लोड किस में कनेक्ट करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। We connect load on our armature terminal। हम जो लोड है उसे आर्मेचर टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। जब हम सर्किट डायग्राम देखेंगे तो वहां पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आर्मेचर टर्मिनल है उसी में हम अपना लोड कनेक्ट करते हैं। अब कल के लेक्चर में मतलब पहला वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आर्मेचर है वो हमेशा रोटर पे कनेक्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था। आर्मेचर या आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा हम रोटर पे माउंट करते हैं। और रोटर क्या करता है? रोटेट करता है। तो अगर रोटर रोटेट कर रहा है तो आर्मेचर वाइंडिंग भी क्या करेगी? रोटेट करेगी। आर्मेचर वाइंडिंग भी घूमेगी और हम अपना लोड कहाँ कनेक्ट करते हैं? आर्मेचर टर्मिनल्स पे। यानी कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग हमारी रोटेट कर रही है तो इसके थ्रू जो हमने लोड लगाया है, लोड मस्ट रोटेट, राइट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो लोड हमने लगाया हुआ है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ रोटेट करे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी करना पड़ेगा। आर्मेचर वाइंडिंग को हमें स्टेशनरी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन। ये है आर्मेचर टर्मिनल और यहां से हमारी करंट आ रही है IAC। आर्मेचर में हमेशा AC करंट और वोल्टेज मिलता है, इतना याद रखिएगा। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन की या डीसी जनरेटर की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आर्मेचर के अंदर ये आर्मेचर है, हमारा आर्मेचर टर्मिनल। तो आर्मेचर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं सब AC में हो रही हैं। बट हम पढ़ क्या रहे हैं? डीसी जनरेटर। मतलब हमारे लोड को क्या चाहिए? डीसी करंट चाहिए। बट हमारे आर्मेचर में क्या प्रेजेंट है? AC करंट। तो इस AC करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं एक कम्यूटेटर। ये है कम्यूटेटर, जो कि आर्मेचर के साथ रोटेट करता है। कम्यूटेटर रोटेट्स विथ आर्मेचर। कम्यूटेटर रोटेट्स विथ आर्मेचर। आर्मेचर के साथ साथ कम्यूटेटर भी क्या करता है? रोटेट करता है। और हमने हमारे ब्रशेस को कहाँ रखा हुआ है? हमने अपने ब्रशेस को रखा हुआ है इस कम्यूटेटर के सरफेस पे। ये है हमारे ब्रशेस। ये भी है ब्रश, को ब्रश बोल दीजिए, राइट।
तो अब जो एसी करंट आ रही है आर्मेचर टर्मिनल से, उसको कम्यूटेटर ने किस में कन्वर्ट कर दिया? डीसी में। कम्यूटेटर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। तो अब इस डीसी करंट को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्रश। तो एक टर्मिनल गया ब्रश से, दूसरा टर्मिनल गया ब्रश से, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस एसी करंट को कम्यूटेटर ने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। उस डीसी करंट को किसने कलेक्ट किया? ब्रश ने। और डीसी करंट को कलेक्ट करके लोड तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्रश। ये हमारा लगा है लोड। तो हमारे लोड को डीसी करंट मिल गया जिसकी रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए, लोड हमने लगा दिया है। ब्रशेस का पहला काम हमने क्या देखा था? ब्रशेस यूज होते हैं आर्मेचर टर्मिनल को बाहर निकालने के लिए, पहला जो ब्रश का काम है। दूसरा काम है ब्रशेस मेक आर्मेचर टर्मिनल स्टेशनरी। तीसरा काम क्या है? ब्रशेस collect DC current from armature sorry, commutator, not armature, from commutator। ये काम होता है ब्रश का। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो कम्यूटेटर है वो आर्मेचर टर्मिनल के साथ रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ब्रश हमारे क्या है? स्टेशनरी। ब्रश मूव नहीं करते, ब्रश हमेशा स्टेशनरी होते हैं। और ब्रश किस पे रखे गए हैं? कम्यूटेटर के सरफेस पे। कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और इस फ्रिक्शन की वजह से, या एक रेडियल टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ब्रश अगर इस डायरेक्शन में है तो ब्रश इस डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेंगे। और बाई चांस अगर ब्रश इस डायरेक्शन में मूव हो गए रेडियली ड्यू टू द फोर्स ऑफ कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर तो रोटेट कर रहा है और ब्रश उसके ऊपर रखा हुआ है, ब्रश मूव नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए ब्रश अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है रेडियली मूव होके, तो क्या हो जाएगा? सर्किट ओपन हो जाएगा। अगर सर्किट ओपन हो गया तो लोड तक करंट नहीं पहुंचेगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो ब्रश हमेशा कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहे, इसके लिए हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं ताकि ब्रश हमेशा कम्यूटेटर के सरफेस से कनेक्टेड रहे और जो सर्किट है वो ओपन नहीं होना चाहिए। करेक्ट? ब्रश इज ट्राइंग टू पुशिंग द the spring is trying to pushing the brush so that the brush remains always connected on the surface of commutator। करेक्ट? और कुछ फ्रिक्शन लॉस भी होगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में, और इस फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए हम तरह तरह के ब्रशेस का यूज करते हैं, जैसे ग्रेफाइट के ब्रश, कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन फॉर स्मॉल मशीन। फॉर स्मॉल मशीन लिखिएगा, brushes are made up of carbon। For large machine, brushes are made up of copper graphite।
कॉपर ग्रेफाइट के एलॉय क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसका जो आप बोल सकते हो फ्रिक्शनलेस प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम कॉपर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ब्रश फॉर लार्ज मशीन, ये हमने ब्रश के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमेशा जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें जो कॉइल्स है वो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सो व्हाई कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज, व्हाई coils are connected always in series, हमेशा कॉइल्स को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, बिकॉज हम जानते हैं इन सीरीज voltage got added up। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाता है, और हमने अगर बहुत सारी कॉइल्स लगा दी सीरीज में तो हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ जनरेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। सो वी कैन जनरेट large magnitude of voltage, राइट। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारे पास बचा है आर्मेचर वाइंडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्मेचर कोर एंड वाइंडिंग। तो देखिए आर्मेचर का काम क्या होता है, आर्मेचर कोर का काम क्या होता है, फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर रिलक्टेंस कम होता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है, कम होती है, और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होती है तो पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। बट यहाँ पे हमारी सारी चीजें किस में हो रही हैं, डीसी में हो रही हैं। तो आर्मेचर कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील ड्यू टू विच रिलक्टेंस डिक्रीजेस एंड परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। फ्लक्स की परमिएबिलिटी हमें बढ़ाना है, राइट। अब अगर फील्ड करंट कम हो रहा है, यहाँ पे जो एक्साइटेशन करंट है या जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या है, फील्ड करंट है। मैंने आपको बताया कि अगर रिलक्टेंस कम है तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, कम होगा, यानी कि फील्ड करंट हमें कम रिक्वायर पड़े, फील्ड करंट की कम जरूरत पड़ेगी। और अगर फील्ड करंट कम है इसका मतलब जो फील्ड करंट के अक्रॉस जो लॉस हो रहा है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। तो ये होता है आर्मेचर कोर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब देखते हैं वर्किंग, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था तो आप खुद से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, हाउ डीसी जनरेटर वर्क्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ डीसी जनरेटर का भी और डीसी मोटर का भी, उसे अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले जनरेटर के केस में जो फील्ड वाइंडिंग है वो फ्लक्स क्रिएट करेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फील्ड वाइंडिंग का सिर्फ एक ही काम होता है, फ्लक्स को जनरेट करना। तो फील्ड वाइंडिंग will generate flux। हम क्या करेंगे, आर्मेचर को रोटेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। रोटेट आर्मेचर, इसकी डिटेल वर्किंग भी देखेंगे बट एक बार बेसिक देख लेते हैं। रोटेट आर्मेचर विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर
तो हमारे पास फ्लक्स भी है और आर्मेचर को हम रोटेट करा रहे हैं प्राइम मूवर की हेल्प से। तो क्या होगा, आर्मेचर कंडक्टर कट्स द फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स कटिंग एक्शन takes place between armature and flux। तो जब आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स को, आर्मेचर रोटेट कर रहा है मतलब आर्मेचर कंडक्टर भी रोटेट कर रहे होंगे। तो जब आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स को कट करेंगे तो फैराडे लॉ अप्लाई होगा। सो बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, because of Faraday's law, EMF induced in armature। क्योंकि फैराडे ने क्या बोला था, जब कोई भी कंडक्टर किसी भी फ्लक्स को कट करता है या किसी भी फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हमेशा कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी जो आर्मेचर कंडक्टर हैं वो फ्लक्स को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यही तो हम चाहते हैं। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF is called dynamically induced EMF। क्यों डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? मैंने अभी शायद ट्रांसफॉर्मर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मर तो वहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो केस वन देख लेते हैं। केस वन में इफ कंडक्टर मूव एंड फ्लक्स स्टेशनरी, अगर कंडक्टर मूव कर रहा है और हमारी फ्लक्स स्टेशनरी है, जैसा कि इस केस में हमने देखा, फील्ड वाइंडिंग में हमने डीसी दिया हुआ है, तो फ्लक्स स्टेशनरी होगी और आर्मेचर को हम मूव करा रहे हैं विद हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो कंडक्टर मूव। तो इस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। केस टू देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है डीसी जनरेटर। केस टू, if conductor is stationary and flux is varying, फ्लक्स इज वेरिंग यानी कि एसी है फ्लक्स, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नाम है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि कंडक्टर हमारा मूव नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जांपल क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपने देखा होगा कि हम एसी सप्लाई देते हैं और जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, स्टेशनरी होती है। तो यहाँ पे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। कुछ इस तरह से हमारा डीसी जनरेटर काम करता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। तो पहला स्टेप सेम रहेगा जनरेटर के केस में भी, मोटर के केस में भी। द फील्ड वाइंडिंग विल जनरेट फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स जनरेट करेगा। दूसरा,
अब ये मोटर है, तो मोटर में आपने देखा होगा हम सप्लाई देते हैं तब मोटर काम करती है, तो वो सप्लाई हम कहाँ देते हैं? आर्मेचर में। आर्मेचर वाइंडिंग इज कैरिंग सप्लाई करंट। आर्मेचर वाइंडिंग इज कैरिंग सप्लाई करंट। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है, सॉरी लॉरेंज लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंज लॉ, when a current carrying conductor placed in magnetic field it experience a force। मतलब जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर एक फोर्स लगेगा, यानी कि वो मूव करेगा। तो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। और फील्ड क्या है हमारी? फ्लक्स। मतलब फ्लक्स क्या है? जो फील्ड ने जनरेट किया है। तो अगर आर्मेचर करंट कैरिंग कंडक्टर उस फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स में रखा जाता है तो आर्मेचर क्या करेगा? मूव करेगा। आर्मेचर जनरेट्स टॉर्क एंड स्टार्ट रोटेटिंग। तो इस तरह से हमारी मोटर काम करने लगती है, राइट। अब यहाँ पे भी देखिए, अब जब आर्मेचर रोटेट करना शुरू करेगा, आर्मेचर रोटेट करना शुरू करेगा, फ्लक्स तो हमारे पास पहले से है, तो क्या होगा? आर्मेचर फ्लक्स को कट करेगा, तो फिर से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। अगेन ईएमएफ जनरेट्स इन आर्मेचर कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसी को बैक ईएमएफ बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आप पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा एट अ वेरी चीप प्राइस। तो 9981479724, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं, मैसेज या कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए अब वर्किंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में या जो वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर है उसमें क्या बताया था? द फील्ड वाइंडिंग